हेलो दोस्तों, खुद को बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है हम HPRCA द्वारा आयोजित किए जाने वाले पेपर्स को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए, HPRCA जितने भी पेपर कंडक्ट करवाता है उसमें दो तरीके के वो एरिया रखता है। एक एरिया होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी उससे क्वेश्चन आते हैं जो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। दूसरा होता है जो सभी के लिए कॉमन होता है। तो हम कौन सा एरिया कवर कर रहे हैं जो सभी के लिए कॉमन है। देखिए, आज का जो हमारा पेपर है वो है स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 26,004 का थर्ड शिफ्ट का। देखिए, बाकी जो शिफ्ट के पेपर हैं वो हमने कवर कर दिए हैं। आई बटन पे आपको उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। नेक्स्ट अब देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेपर में कौन कौन से एरिया से कमीशन क्वेश्चन पूछे हैं इस पेपर में। तो इंग्लिश कवर की उसने, रीजनिंग, हिंदी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, HPGK, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। इसके अलावा स्टैटिक जीके भी कंप्लीट की। अब देखिए, कमीशन अगर आपने जितने भी पेपर अभी तक पढ़े होंगे तो कमीशन इन चार जो ये हमारे जो चार सब्जेक्ट है इसमें से ज्यादा क्वेश्चन वो पूछ रहा है। बाकी सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो वो एक दो 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 या तीन चार क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन इस सब्जेक्ट से वो ज्यादा क्वेश्चन वो पूछ रहा है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स से में क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। HPGK में हम अपने इकोनॉमिक सर्वे को ले लेते हैं, बजट को ले लेते हैं, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। करंट अफेयर वो पिछले एक साल का पूछ रहा है। तो हमारे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से ये इंसाइट मिल जाता है कि कमीशन कौन से एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ताकि हम अपना वो एरिया स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे अपनी इंग्लिश को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। इफ ही डैश हार्डर he would have passed the examination। देखिए, स्टडीज, हैड स्टडीड, स्टडीड। अब यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा ताकि ये सेंटेंस एक्यूरेट हो जाए। देखिए, अगर हम देखें टाइप 3 के जो हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, टाइप 3 के कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले इफ होता है। ठीक है, वुड हैव, और वुड हैव के साथ पास्ट की फॉर्म होती है। देखिए, वुड हैव है और पास्ट की फॉर्म है हमारे पास इधर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इफ के साथ भी कौन सी फॉर्म लगेगी, पास्ट की। इफ ही हैड, हैड भी लगेगा साथ में। इफ ही हैड, देखिए हैड एक ही ऑप्शन में, हैड स्टडीड है ना पास्ट की फॉर्म, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हैड स्टडीड। A sentence has, question number second, a sentence has been given with highlighted text. You are required to replace the text with the correct proverb given in the option. He decided to start his own business despite the risk because he believes that courageous action is often rewarded. ये बोला गया है इसमें। अगर सेंटेंस का मतलब देखें तो उसने क्या, ही डिसाइडेड, उसने सोचा कि वो अपना खुद का बिजनेस करेगा, जबकि उसे पता है कि रिस्क भी है। रिस्क होने के बावजूद उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो मानता है, ठीक है, कि अगर हम करेजियस, हिम्मत वाले एक्शन लेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलना ही है। ठीक है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, क्यूरियोसिटी किल द कैट, फॉर्चून फेवर द ब्रेव, हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो देखिए, फॉर्चून फेवर द ब्रेव ये हो गया हमारे पास। यहाँ यहीं से हमारा करेजियस एक्शन इज ऑफन रिवॉर्डेड, यहाँ से ये हमारे को इसके साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अगर हम देखें, देखिए करेजियस एक्शन जो है हमारे पास, फॉर्चून, फॉर्चून फेवर द ब्रेव, तो यहाँ से हमारे को ये परफेक्टली अलाइन होता दिख रहा है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कमीशन सेम क्वेश्चन नहीं उठाता लेकिन ऑप्शन जरूर उठा लेता है वो, और कभी कभी तो क्वेश्चन भी सेम उठा लेता है। हम ऑप्शन भी पढ़ लेंगे तो हमारे को एक ही पेपर से चार चार ऑप्शन करते रहेंगे तो हमारा और एरिया कवर हो जाएगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, इसका क्या मतलब है, नो वन इज सो पावरफुल दैट दे कैन स्टॉप द मार्च ऑफ टाइम। टाइम को और टाइड को कोई भी, किसी के लिए वो इंतजार नहीं करती, ना ही उसे कोई रोक सकता है। ठीक है, क्यूरियोसिटी किल द कैट, ज्यादा जिज्ञासु होना भी क्या कर देता है हमारे पास, ट्रबल पैदा कर देता है हमारे पास। ठीक है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, डूइंग थिंग टू क्विकली लीड टू मिस्टेक, जल्दबाजी में काम करना कभी कभी हमें क्या कर देता है, मिस्टेक भी करवा देता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट आर्टिकल। आफ्टर आवर ऑफ सर्चिंग दे फाइनली रीच्ड डैश समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, एग्जॉस्ट बट ट्राइफेंट। अगर हम इसको देखेंगे तो देखिए, आफ्टर आवर ऑफ सर्चिंग दे फाइनली रीच्ड, कहां पर पहुंच चुके हैं, समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट के टॉप पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर एक डेफिनेट जगह है हमारे पास, डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा द, क्यों, क्योंकि समिट जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है, टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, द यूज होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखिए, एक बार हम फिर से देख लेते हैं ताकि हमारे माइंड में एक बार ये फिर से बैठ जाए। इफ ही हैड स्टडीड, कंडीशनल याद रखना है टाइप 3 का, क्या, इफ प्लस आगे क्या होगा हमारे पास, इफ हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है,
और उसके बाद वुड हैव लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद पास्ट की फॉर्म लगेगी। ये हो गया हमारे पास इसका कंडीशनल 3। उसके बाद आता है हमारे पास he decided to start his own business despite the risk because he believed that courageous action is often rewarded. Fortune favored the brave. After hour of searching, they finally reached the summit of Mount Everest. Exhaust was triumphant. तो द क्या आ जाएगा इधर हमारे पास? द आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपना इंग्लिश का 4th क्वेश्चन। Select the option that can be used as one word substitute for the underlined group of words in the following sentence. She was declared legally insane in a rigged trial and was put in an establishment for medical treatment of people who are chronically ill. ठीक है। अब देखिए इनमें से कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। अ लेबोरेरियम, ठीक है, उसके बाद एन ऑडिटोरियम, एन सैनिटोरियम, प्लेनेटारियम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो क्या कर सकता है? मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल हु आर क्रोनिकली इल, इन सभी को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सैनिटोरियम इज एस्टेब्लिश्ड स्पेशली डिजाइन फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल हु आर, इसके उनको क्या होती है? क्रोनिकल इलनेस होती है, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये होगा हमारे पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सी हो गया इसका हमारे पास आंसर। शी वॉज डिक्लेयर लीगली इनसेन इन रिस्ड ट्रायल एंड वॉज पुट इन एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल हु आर क्रोनिकली इल। कहाँ भेजा गया उन्हें? सैनिटोरियम, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लेबोरेटोरियम, ठीक है, जिसे हम लैब भी कहते हैं। उसमें क्या किए जाते हैं? साइंस के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ऑडिटोरियम एक बड़ा सा हॉल होता है जहां पर क्या की जाती है? पब्लिक गैदरिंग की जाती है, परफॉर्मेंस या लेक्चर्स किए जाते हैं, ठीक है। प्लेनेटेरियम, अब देखिए अ बिल्डिंग इन विच इमेज ऑफ स्टार प्लेनेट एंड, अगर आपने देखा होगा साइंस स्टडी गए होंगे आप, तो एक ऐसी गोल टाइप की बिल्डिंग होती है जिसमें आप बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि आप उस जगह पहुंच चुके हैं। 3D पिक्चर दिखाता है वो आपको, प्लैनेट्स की दिखाता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप स्पेस में ही पहुंच चुके हैं। तो वो हो गया हमारे पास प्लैनेटेरियम, ठीक है। तो ये मोस्टली साइंस स्टडीज में होता है हमारा, जो हमारी साइंस सिटी होती है जैसे वहां पर होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना रीजनिंग का। रेफर द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन। अब देखिए उन्होंने क्या बोला गया है कि श्रृंखला को देखिए पहले, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये रही हमारी श्रृंखला, लेफ्ट राइट बायां दायां। अब क्या पूछा गया है? हाउ मेनी लेटर आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज 6th फ्रॉम द राइट हैंड एंड 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द सीरीज। इन्होंने क्या बोल दिया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितने लेटर होंगे इंग्लिश अल्फाबेटिकली सीरीज में, किस किस के बीच में? द लेटर विच इज 6th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से 6 देखो, लेफ्ट हैंड से भी 6 देखो, और उनके बीच में बताओ कि कितने लेटर हैं। तो यहां से पहले 6 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया हमारे पास के, ठीक है। अब यहां से 6 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया हमारे पास एन और के बीच में कितने लेटर हैं, तो ये देखना है हमारे को। तो देखिए ये है हमारे पास एन, ये है हमारे पास एन, ये है हमारे पास के। एक बार ये और काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया एन और के बीच में। ये रहा हमारा एन, ये रहा हमारा के। इनके बीच में कितने लेटर हैं? तो वो है हमारे पास 2। कितने लेटर हैं? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज वी स्टार्ट अर्लियर इज कोडेड एज NFYWSU and the earlier word is coded as BHDQYW. तो हाउ इज अर्लियर कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज? तो ये पूछा गया है कि जो अर्लियर है वो कोडेड लैंग्वेज में किससे हमारे को शो करना है, किया गया है। तो अगर आप देखें कॉमन वर्ड कौन सा है हमारे पास? अर्लियर। दोनों सेंटेंस में कॉमन वर्ड अर्लियर है, ठीक है। अब कॉमन कोड ढूंढते हैं तो हमारे को कॉमन कोड दिख रहा है YWYW, यानी अर्लियर को हम किससे शो करेंगे? YW से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। रेफर टू द फॉलोइंग नंबर सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। काउंटिंग इज टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। अब देखिए कमीशन ने यहाँ पर ओनली लगा दिया है, यानी हमारे को ये स्टेप फॉलो करना ही पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट ही काउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है? एक हो गया हमारे पास नंबर सिंबल सीरीज है, यहाँ पर नंबर भी दिख रहे होंगे आपको और सिंबल भी दिख रहे होंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? How many such number are there, each of which is immediately preceded by another number and also immediately followed by a symbol? अब देखिए इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर नंबर है और ये इसके पहले क्या आनी चाहिए? एक नंबर आना चाहिए और ठीक बाद में क्या आना चाहिए? एक सिंबल आना चाहिए।
यानी नंबर नंबर सिंबल, ऐसा कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है कि बीच में नंबर है, उससे पहले भी नंबर है और बाद में सिंबल है। तो सबसे पहले हम नंबर्स देखते हैं। ये रहा नंबर, इसके पहले नंबर नहीं है। ये रहा नंबर, इसके पहले नंबर नहीं है हमारे पास। उसके बाद ये रहा नंबर, इसके पहले भी नंबर नहीं है। फिर ये रहा नंबर, इसके पहले नंबर नहीं है। ये रहा नंबर, इसके पहले नंबर है 9 और इसके बाद में सिंबल भी है। तो हो गया हमारे पास 7 एक। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये रहा नंबर, लेकिन इसके ठीक पहले तो नंबर है नहीं। तो यानी कि हम देखिए तो इसमें सिर्फ एक ही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक क्या है हमारे पास? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका होगा हमारे पास केवल 1, एक ही है। 7 ही आ रहा है हमारे पास ऐसा सिर्फ। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। 7 लोग EFGHI J और K एक सीधी लाइन में उत्तर की दिशा में बैठे हैं। केवल 5 लोग I के दाईं ओर बैठते हैं। G और I के बीच केवल 3 लोग बैठते हैं। K E के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। F E के तुरंत दाईं ओर बैठता है। J G का तुरंत पड़ोसी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम बना देते हैं। ये हो गया हमारे पास लेफ्ट, ये राइट। नॉर्थ को बैठे हैं ना, ये नॉर्थ को इस तरफ को फेस किया है, तो जो भी इस तरफ को फेस करेगा उसका लेफ्ट ये होगा और उसका राइट ये होगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है, एक एक करके जो जो स्टेटमेंट लिखी गई है उनके अकॉर्डिंग इनको बिठाते चलते हैं। ठीक है, ओनली 5 पीपल सिट टू द राइट ऑफ आई। 5 लोग हैं, किसके राइट में बैठ सकते हैं? आई के। 5 लोग बैठ सकते हैं राइट के, आई के राइट में। तो देखिए आई कहाँ बैठेगा? 1 2 3 4। अब देखिए आई बैठेगा हमारे पास यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर आई बिठाएंगे तो इसके राइट साइड यही हुआ ना, इसके राइट साइड में 5 पीपल बैठेंगे। 1 2 3 4 5। आई की पोजीशन ये फिक्स हो गई। अब देखिए जी और आई के बीच केवल 3 लोग बैठते हैं। अब जी और आई के बीच केवल 3 लोग बैठते हैं। जी यहाँ तो नहीं बैठ सकता, क्यों? क्योंकि इनके बीच तो 3 लोग बैठते हैं। तो 1 2 3, तो जी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, के ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। के जो है वो ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा रखते हैं, फिर आगे वाला पढ़ते हैं। एफ ई के तुरंत दाईं ओर बैठता है। ओनली ये हो गया हमारे पास। के सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई। अब राइट कहाँ होगा? ई का। ई का राइट होगा इस तरफ, इसी तरफ को होगा ना ई का राइट। तो के सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट की तरफ को दूसरे नंबर पर बैठता है। अगर हम ई को यहाँ बिठाते हैं, ई को यहाँ बिठाते हैं तो के यहाँ नहीं बैठ सकता। ई को यहाँ बिठाते हैं तो के यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, यहाँ तो के नहीं बैठ सकता। अगर हम ई को यहाँ बिठाते हैं तो के यहाँ पर भी बैठ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोला है। एफ ई के तुरंत दाईं ओर बैठता है। एफ जो है वो ई के तुरंत दाईं ओर बैठता है, यानी राइट तरफ को ही बैठता है। अगर हमने ई को यहाँ बिठाया तो एफ कहाँ बैठेगा? इसलिए ई यहाँ नहीं बैठ सकता। ठीक है, ई को अगर हमने यहाँ बिठाया तो यहाँ पर एफ बैठेगा, तो के कहाँ बैठेगा? यहाँ पर भी नहीं हो सकता। तो हमें ई को कहाँ बिठाना पड़ेगा? ई यहाँ बैठा। ठीक है, और एफ यहाँ बैठ गया और के हमारा यहाँ बैठ गया। जे जी का तुरंत पड़ोसी नहीं है, तो जे यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि ये तुरंत पड़ोसी नहीं है, तो जे यहाँ बैठेगा हमारा। और अब क्या बचा हमारा? ई एफ जी एच, तो एच हमने यहाँ पे बिठा लिया। जे और के बीच कितने लोग बैठे हैं? ये रहा जे, ये रहा हमारा के, तो कितने लोग बैठे हैं? 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3 है हमारा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। What should come in place of question mark in the given series based on English alphabetical order? यहाँ पर हमारे को पेयर दिए गए हैं 3-3 के और इनमें कुछ पैटर्न होगा। हमें बताना है कि इन पेयर में से कौन सा यहाँ पर वो हमारे पास वर्ड आएगा। ठीक है, अब देखिए इनमें सबसे पहले हमारे को छुपा हुआ पैटर्न ढूंढना है ताकि हम यहाँ पर उन पैटर्न को पहचान सके। अगर हम देखें EPJ, ई कौन से नंबर पे हमारा? 5 पे, पी है 16 पे और जे कौन से नंबर पे है? जे है हमारा 10 नंबर पे। जे है हमारा 10 नंबर पे। ठीक है, अब ई जॉ टी एक ट्रिक होती है जिसके थ्रू हम 5 के टेबल के थ्रू हम याद कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किस पोजीशन पे है। ई हो गया हमारा 5 पे, जे हो गया 10 पे, 5 ओ हो गया 15 पे और 20 एंड 25 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। अब देखिए ये हो गया हमारे पास 11 प्लेस ये फॉरवर्ड गया है, उसके बाद ये 6 प्लेस बैकवर्ड आया है। ठीक है, यानी हमारे को पहले 11 प्लेस फॉरवर्ड जाना है और फिर 6 प्लेस बैकवर्ड आना है। एक और देख लेते हैं, सी देख लेते हैं हम ताकि कंफर्म हो जाए हमें। अब सी को देखिए, के कौन से प्लेस पे है? 11 पे, वी कौन से प्लेस पे है? 22 पे, पी कौन से प्लेस पे है? 16 पे। तो यहाँ पर ये भी प्लस 11 फॉरवर्ड गया, उसके बाद ये बैक कितना आया हमारे पास? अगर हम देखें 6 प्लेस ये बैकवर्ड आया। ठीक है, तो 6 प्लेस ये बैकवर्ड आया। तो यानी कि फॉलो क्या हो रहा है पैटर्न कि 11 प्लेसेस पहले आप फॉरवर्ड जाइए, आगे जाइए, फिर 6 प्लेसेस बैकवर्ड आइए। ठीक है, अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन ये फॉलो कर रहा है। ये रहा क्यू की पोजीशन है 17 में अगर हम 11 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 28। 26 ही अल्फाबेट होते हैं हमारे पास, तो यानी कि 26 27 28 बी आएगा। ऑप्शन बी आ रहा है। बी के बाद हमारे को 6 पोजीशन बैक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये
हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए में ही आंसर निकल गया है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होगा ऑप्शन ए में ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या पैटर्न था कि हमें पहले 11 प्लेस फॉरवर्ड जाना है और फिर बैकवर्ड आना है हमारे को -6, हमारे को 6 प्लेसेस बैकवर्ड आना है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिंदी का, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या है? अपराध करके भी धौंस जमाना, सबको खुश नहीं किया जा सकता, सबका प्रिय होना, किस्मत से मिलना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराध करना और फिर धौंस जमाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चोर के पैर नहीं होते, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बेईमानी का पैसा बुरे कामों में लग जाता है, दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है, घूस पाने वाले कभी ना कभी पकड़े जाते हैं, आदतें पक्की होती है बदलती नहीं है। तो इसका होगा कि चोर के पैर नहीं होते तो दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या है? देखिए, निराशावादी दृष्टिकोण रखना, अपनी गलती से हानि हो जाने पर पछतावा व्यर्थ है, ऊंचा स्थान पाकर घमंड करना, समय के पीछे चलना अच्छा है। तो अपनी गलती से हानि हो जाने पर भी पछतावा व्यर्थ है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए पहले एक बार आंसर देख लेते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराध करके भी धौंस जमाना, चोर के पैर नहीं होते, दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अपनी गलती से हानि होने पर पछतावा व्यर्थ है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित वाक्य को उचित गुणवाचक विशेषण द्वारा पूर्ण करें। तुम्हारा डैश कुर्ता कहाँ है, मुझे आज पहनना है। क्या बोला है? गुणवाचक। अब देखिए, तुम्हारा एक कुर्ता, तुम्हारा वह भी आ सकता है इधर, लेकिन हमने क्या करना है, गुण बताना है उसका। तो तुम्हारा काला कुर्ता, क्या आएगा? काला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वह आक्रोश से डैश उठा था। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित क्रिया विशेषण शब्द का चयन करें। वह आक्रोश से भर उठा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, काला कुर्ता था और वह आक्रोश से भर उठा। हमारे पास अब साइंस का, विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी? लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। हृदय का कौन सा कक्ष शरीर के अब ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? डीऑक्सीजनेटेड यानी गंदा खून। अब देखिए, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऐसा चैम्बर है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है बॉडी से लेता है? तो वो है हमारे पास राइट एट्रियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी हमारा सही आंसर होगा। विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन? अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हार्ट से रिलेटेड है, इसलिए हमने एक साथ रख दिया और इसी पेपर में दोनों क्वेश्चन आए थे, ठीक है। विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन? क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी साफ खून को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। कौन सा चैम्बर? तो वो है हमारे पास, कौन सा चैम्बर होगा हमारे पास, तो वो बताना है हमारे को। तो वो होगा हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न फ्रॉम द बॉडी विया द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा एंड एंटर इनटू द राइट एट्रियम फर्स्ट। ये हो गया हमारे पास। तो राइट एट्रियम में पहले आता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास जब इसका कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पंप आउट होता है, तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इट इज द थिंकेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, इट पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू अयोटा टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड जिसमें CO2 होगी, ये हो गया ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन रिच होगा, ये CO2 रिच होगा। अब देखिए ये रहा हमारे पास हार्ट का डायग्राम, और ये रहा कि ब्लड हमारी सर्कुलेशन कैसी होती है, ठीक है। अगर हम देखें तो हार्ट में 4 चैम्बर हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 हार्ट में 4 चैम्बर है। ये रहा हमारे पास राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। हमने अभी क्या पढ़ा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में आयोटा के थ्रू क्या करता है? सर्कुलेट करता है। और राइट आर्ट्रियम क्या करता है हमारे पास? एट्रियम क्या करता है हमारे पास? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करता है, ठीक है। अब यहां पर बताया गया है, अब देखिए यहां पर इसको पढ़ने से पहले हमारे को 2 चीजों का पता होना चाहिए, वेन और आर्टरी। वेन और आर्टरी। वेन का क्या काम है? वेन का काम है, वेन क्या करती है? वेन है ब्लड वेसल। ब्लड को ये क्या करती है? पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। तो वेन जो है हमारे पास वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती है। कैसे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी CO2 रिच ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को, ठीक है। और आर्टरी प्योर ब्लड को। यहाँ पर दोनों में एक एक्सेप्शन है जो हमें याद रखनी पड़ती है, पल्मोनरीज आर्टरी और पल्मोनरीज वेन। अब देखिए, जो सिंपल जहां पर पल्मोनरीज नहीं लगा है वो CO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 रिच ब्लड कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरीज वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एक एक्सेप्शन वेन के केस में है, वैसे ही सिमिलर एक्सेप्शन हमारे पास पल्मोनरीज आर्टरी के केस में है। अब देखिए, आर्टरी क्या करती है?
प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। तो ये याद रखना है, ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, जबकि आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरीज वेन प्योर ब्लड कैरी करती है, और वेन जो सिंपल वेन है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब देखिए ये रहा हमारे पास लंग। अब लंग से क्या होगा, अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं। अब देखिए ये क्या करते हैं, हमारे पास वेन्स लेकर आई हमारे पास बॉडी से गंदा खून, ठीक है। अब गंदा खून लेके आई, सबसे पहले कहाँ आएगा वो, यहाँ पर देखिए इस पोजीशन पे, यहाँ पर क्या है हमारे पास, राइट आर्ट्रियम, राइट एट्रियम, ये है हमारे पास। तो पता चल गया ना कि कहाँ पर आया, सबसे पहले राइट एट्रियम पे आया। उसके बाद कहाँ पर जाएगा, अब देखिए फ्लो हमारे पास यहाँ को होगा, यहाँ पर गया कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पर गया। अब उसके बाद वो कहाँ जा रहा है हमारे पास, यहाँ पर जाने के बाद वो कहाँ जा रहा है हमारे पास, वो गया हमारे पास लंग्स में, ठीक है। अब लंग्स में जब हम रेस्पिरेटरी हमारा सिस्टम पढ़ते हैं पूरा का पूरा, तो हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन रिच जो हमारे पास ऑक्सीजन का क्या करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं। तो यहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी और हमारे ब्लड में क्या घुल जाएगी, ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचा, एट्रियम में पहुंचा, लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद वो पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब पहुंचेगा उसके बाद वो कहाँ जाएगा हमारे पास, एओर्टा की मदद से वो कहाँ चल जाएगा, पूरी बॉडी में चले जाएगा, पूरी बॉडी पार्ट में वो चले जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे को पूरा का पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा पूरा का पूरा हार्ट का ब्लड में सर्कुलेशन, ठीक है, हार्ट का सर्कुलेशन। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट आया हमारे पास, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। ये क्या होता है हमारे पास, ये इंक्रीज करती है, क्या करती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या होती है हमारे पास, आयंस को रिमूव करने के लिए लगी एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। When an object is placed between pole and the focus of a concave mirror, what kind of image is formed? ये बोला गया है कि जब पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो कनकेव मिरर में तो कौन सी इमेज बनती है। तो अगर हम देखें तो वो इमेज बनती है हमारे पास वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और एनलार्ज होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा इसमें। तो देखिए ये हमने देख लिया। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, पहले आयनाइजेशन एनर्जी का पढ़ लेते हैं। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज while the electron shielding remain relatively constant. This pull valence electron closer to nucleus, making them harder to remove, thus increasing the ionization energy. उनको आयंस को निकालना, जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, निकालना मुश्किल हो जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है हमारी, इंक्रीज करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। ये हमारे को इमेजेस पढ़नी पड़ती है, ये टेबल लर्न करने पड़ते हैं। अब देखिए अगर हम कनकेव और कन्वेक्स को मिरर को कंपेयर करके पढ़ें तो हमें एक दो चीजें देखने को मिल रही है कि जो हमारा कनकेव मिरर है उसमें जो सारी इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। और एक केस ऐसा होता है जहां पर इमेज ही नहीं बनती, और सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। अब देखिए वो किसमें बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट, और वो बनती है हमारे पास बिटवीन एफ एंड पी में, पोल और फोकस के बीच में। तो यही पूछा गया था, पोल और फोकस के बीच में क्या बने, कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। अब देखिए ये बन रही है हमारे पास एनलार्ज, मिरर के बिहाइंड बन रही है, वर्चुअल बन रही है, ठीक है, वर्चुअल बन रही है और सीधी बन रही है, जैसी ये थी वैसी ही बन रही है ये। बाकी में अगर आप देखोगे तो कैसे बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है, ठीक है। ये पता होना चाहिए हमारे को। एक तो ये जो हमारा कनकेव मिरर है उसमें सिर्फ दो केस में एनलार्ज इमेज, बड़ी इमेज बनती है, बाकी सभी में छोटी इमेज बनती है, ठीक है। और जो हमारा कन्वेक्स मिरर है उसमें बड़ी इमेज बनती नहीं, छोटी छोटी इमेज बनती है, और सारी जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो ये पता होना चाहिए हमारे को। अगर हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, अदरवाइज हमारे को ये टेबल लर्न करने पड़ते हैं क्योंकि इनसे एक सवाल देखने को जरूर मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, तो देखिए इंक्रीज करेंगे वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच एंजाइम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज ड्यूरिंग कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो कौन है हमारे पास वो एंजाइम, तो वो है अमाइलेज। तो अगर आपने देखा होगा ये एंजाइम से क्वेश्चन लगातार कमिश्नर पूछ रहा है जितने भी हमने पेपर देखे अभी तक उसमें। तो यानी कि हमारे को एंजाइम्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारे खाने, जो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कौन कौन से एंजाइम के थ्रू टूट रहे हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बॉडी? क्या है कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन हमारी बॉडी में? तो वो है हमारे पास रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करना, प्रोवाइड एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए अमाइलेज क्या करते हैं हमारे पास, डाइजेशन हमारा जो है वो कहाँ से शुरू हो जाता है, माउथ से शुरू हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन करते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपलर शुगर लाइक माल्टोज में, ठीक है। और जो पेनक्रियाज में अमाइलेज होते हैं वो क्या करते हैं हमारे पास, इनको कंटिन्यू दिस प्रोसेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारे को पता होना चाहिए। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं हमारे पास, मेन सोर्स ऑफ फ्यूल है, ये एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। अगर हम देखें पूरे के पूरे एंजाइम, मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं हमारे बॉडी में ये। अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, स्लाइवरी अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, मार्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज। अगर हम देखें जो स्लाइवरी अमाइलेज हैं तो देखिए स्लाइवरी ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, माउथ में होता है इनका रिलीज, और ये क्या करते हैं, स्टार्च को डाइसैकेराइड्स में तोड़ देते हैं, जैसे माल्टोज में अभी हमने देखा। पेनक्रियाटिक माइलेज, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं पेनक्रियाज में, रिलीज ऑफ साइट क्या है इनकी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। अब देखिए माउथ में थोड़ा कुछ टूटेगा कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद ये थोड़ा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके टूटेगा, देन माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होते हैं, साइट ऑफ रिलीज भी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये क्या करते हैं, बाकी जितने भी डाइसैकेराइड्स बचे उनको मोनोसैकेराइड में ये तोड़ देते हैं। तो ये हुआ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारी बॉडी में, मोस्टली आपको याद रखना है अमाइलेज के थ्रू, ठीक है। अब आता है प्रोटीन का डाइजेशन, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, पेप्टाइडेज, ठीक है, पेप्टाइडेज। अब अगर हम देखें पेप्सिन का कहाँ होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा इसका प्रोड्यूस किया जाता है स्टमक में, कहाँ पर, स्टमक में, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू लार्ज पेप्टाइड्स, ठीक है। ट्राइपेज पैनक्रियास में प्रोड्यूस किए जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रिलीज होते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन कंटिन्यू रखते हैं ये। पेप्टाइडेज ये क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन डाइपेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड। तो ये पता होना चाहिए आपको, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, पेप्टाइडेज, ठीक है। ये नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसाइडेसिस। अब ये कहां पर होते हैं हमारे पास, प्रोड्यूस पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फैट अगर डाइजेशन देखिए, लाइपेज पेनक्रियास में, स्मॉल इंटेस्टाइन में साइट ऑफ रिलीज है, ब्रेक डाउन फैट, ये हमारे को पता होना चाहिए। अमाइलेज पता चल गया, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कर रहा है, प्रोटीन के लिए पेप्सिन, ट्राइप्सिन और पेप्टाइड्स, न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियस हो गया हमारे पास, न्यू से पता चल जाएगा ये, फैट के लिए लाइपेज, तो लाइपेज, पेप्सिन, ट्राइपेज, पेप्टाइड्स, तो ये हमारे को पता होना चाहिए, पेप्टाइड्स, ठीक है। तो ये हमारे को पता होना चाहिए थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं हमारे को, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट क्या करते हैं, फैट हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फैट हमारे को कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं हमारे पास, बॉडी बिल्डिंग फूड्स है हमारे पास, बॉडी को बिल्ड करने वाले फूड्स हैं ये। वाटर क्या करता है हमारे पास, जो वाटर है हमारे पास, जो हमारी बॉडी का वेट है 70% किसका है, वो वाटर का ही है, ठीक है। वाटर ये है हमारी बॉडी में 70%, तो ठीक है। अब मिनरल्स जो हमारे पास, वो हमारे को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। मिनरल्स हैव नो एनर्जी वैल्यू, ये हमारे को एनर्जी नहीं देते, ये पता होना चाहिए हमारे पास। विटामिन नाइदर बॉडी बिल्डिंग नॉर एनर्जी गिविंग, ये ना तो बॉडी बिल्डिंग है ना ही ये हमारे को एनर्जी देते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, तो ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास रप्टेज या डाइटरी फाइबर्स, ये किस लिए चाहिए होते हैं हमारे पास, ये चाहिए होते हैं हमारे पास प्रमोट द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। हर चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, वो हमारे को पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा। प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। पानी जो हमारे शरीर के वजन का लगभग 70% पानी ही है। खनिज ये हमारे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, और खनिज में ऊर्जा मूल्य नहीं होता। विटामिन ना तो बॉडी बिल्डिंग बनाने वाले होते हैं, ना ही ये ऊर्जा देने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं फंक्शनिंग के लिए। और उसके बाद आहार संबंधी रेशे, ये क्या करते हैं हमारे पास, बड़ी आंत से जो अपशिष्ट हमारे पास है बॉडी में, उसको निकालने में मदद करते हैं। तो हर एक का अपना काम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच एंजाइम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज, तो वो है अमाइलेज। क्या है वो, अमाइलेज। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी, तो प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटी। नेक्स्ट आ गया साइंस में, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी एक्सेप्ट असिस्टिंग द ब्लड clotting, enhancing vision, supporting muscle contraction, building and maintaining stone bones and teeth। अगर हम देखेंगे कैल्शियम का क्या क्या काम है,
अगर आपने विटामिन्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो एनहांसिंग विजन है वो कौन करता है, हमारा पास विटामिन ए रेटिनोल करता है, विटामिन ए रेटिनोल करता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वो कैल्शियम नहीं करता, ठीक है, वो कैल्शियम नहीं करता। दृष्टि को सुधारना कैल्शियम का काम नहीं है, वो विटामिन ए का काम है। नेक्स्ट आता है पॉलिटी। What would be the consequence if a candidate use government vehicle for an election campaign after the announcement of election? क्या होगा अगर जो कोई उम्मीदवार चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहन का उपयोग करता है, और इसका क्या परिणाम निकलेगा? उसे सार्वजनिक माफी जारी करनी चाहिए, दे मस्ट इशू अ पब्लिक अपॉलॉजी, दे द कैंडिडेट मस्ट पे अ फाइन, दे विल बी डिस्क्वालीफाई फॉर फ्रॉम फ्यूचर इलेक्शन, द कोर्ट विल इनवैलिडेट द कैंडिडेट इलेक्शन। तो क्या होगा इसमें से? तो अगर हम देखें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इन इंडिया? क्या था उसका मेन उद्देश्य? To promote the transparency and accountability in the functioning of public authorities, to empower government to hide information, to delay decision making process in the government, to ensure secrecy in government operation। तो ये है हमारे पास ऑप्शन ए। जो मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा आरटीआई का वो था ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन डी, इसका हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाई डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिगिन टू सीरियसली मोबिलाइज द वर्किंग क्लास फ्रॉम 1920 ऑनवर्ड्स? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 के दशक से कार्यवर्ग को गंभीरता से संगठित करना क्यों शुरू कर दिया? द कर्ब मासेस, रिवोल्ट एंड ब्लोस्टर, एंटी इंपीरियलिज्म, टू अपोज द कम्युनिस्ट ओनली, टू सपोर्ट ओनली इंडियन ओन्ड इंडस्ट्री, टू अबॉलिश ऑल ट्रेड यूनियन। देखिए, जन क्रांति को रोकना और साम्राज्यवाद विरोध को मजबूत करने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द चौरी चौरा की जो घटना थी निम्नलिखित जन आंदोलन की वापसी के कारण बनी? चौरी चौरा की घटना के बाद एक आंदोलन था जो वापस ले लिया गया था, वो कौन सा आंदोलन था? तो ये बताना है। क्विट इंडिया था, सिविल डिसोबीडियंट था, नॉन कॉपरेशन था, खलीफत मूवमेंट था, तो वो था हमारे पास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए, ये हो गया ऑप्शन ए, ये हो गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब आपको बताना है कि चौरी चौरा का जो घटना थी वो कब हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक्स से, What was the significant consequence of India's globalization efforts initiated in 1991 as a part of the economic reform? 1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के तहत भारत के वैश्वीकरण प्रयासों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? आयात में वृद्धि के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, सभी आयातित वस्तुओं पर शुल्क समाप्त करना, बढ़ते प्रतिस्पर्धा के कारण जीडीपी वृद्धि दर में कमी, विदेशी निवेश और आर्थिक वृद्धि में वृद्धि। अब देखिए, 1991 में जो शुरू किए गए थे हमने आर्थिक सुधार के तहत भारत के वैश्वीकरण प्रयासों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? क्या हुआ था? इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास, यदि भारतीय वस्त्र उद्योग अपने आयातित कपड़े पर निर्भरता कम करना चाहता है तो किस सुधार में प्राथमिकता देनी चाहिए? तो वो देनी चाहिए, किसमें देनी चाहिए? ऑप्शन है कच्चे कपास का उत्पादन करना चाहिए, कताई क्षेत्र में करनी चाहिए, बुनाई और प्रसंस्करण क्षेत्र में, वस्त्र निर्माण क्षेत्र में। तो है हमारे पास बुनाई एंड प्रसंस्करण क्षेत्र में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक्स से, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड नॉट कंट्रीब्यूट टू फार्मर फॉलिंग इनटू डेब्ट ट्रैप? कीटों द्वारा फसलों को नुकसान होना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसान के ऋण जाल में फंसने में योगदान नहीं देता? अब देखिए, कई किसान अपने जो ऋण जाल है उसके कारण सुसाइड कर लेते हैं। अब इन्होंने बताना है कि वो कौन सा कारण है जिसके कारण वो ऋण जाल में नहीं फंसेंगे। कीटों द्वारा फसलों को नुकसान होना, फसल की उच्च बाजार मांग, साहूकार पर निर्भर होना, फसल का असफल हो जाना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। Which of the following hill station in Himachal Pradesh officially participated in 1817 revolt against the British? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रामपुर बुशहर। रामपुर बुशहर इज द राइट आंसर। तो आपको बताना है कि उस टाइम राजा कौन थे, ठीक है। Which of the following is the primary factor responsible for wide variation in climate condition in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिस्थितियों में इतनी व्यापक हमारे को विविधता देखने को मिलती है, तो क्या वजह है? तो वो है हमारे पास वेरिएशन इन एलिवेशन, ऊंचाई में भिन्नता। क्योंकि यहाँ पर शिवालिक्स भी है, उसके बाद लोअर हिमालयस भी हैं। अगर हम देखें तो ग्रेटर हिमालयस है, जास्कर भी है, तो हमारे को डिफरेंट ऊंचाई वाले स्थान दिखते चलेंगे, ठीक है। लोअर से हाईएस्ट भी दिखने चलेंगे, तो इस वजह से वेरिएशन इन एलिवेशन, ऊंचाई में भिन्नताएं हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें रामपुर बुशहर, वेरिएशन इन एलिवेशन। नेक्स्ट आता है, एज पर हिमाचल प्रदेश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 प्रिपेयर बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, व्हाट वाज द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन हिमाचल प्रदेश इन 2019-21? ये बताना है अगर हमारे को। तो किसके द्वारा प्रिपेयर की गई थी? ये प्रिपेयर की गई थी
हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, उस साथ में ही यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 4.9 है। ठीक है, कितना है 2019 से लेकर 21 तक 4.9। नेक्स्ट आता है फॉर बैलेंस इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट इनटू हाउ मेनी एरिया इन हिमाचल प्रदेश स्टेट कैटेगराइज अंडर हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019। ये बताना है हमारे को, तो देखिए इसका आंसर होगा हमारे पास 3। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। किसकी कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, कितने क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया है, 3 क्षेत्रों में। ठीक है, फॉर बैलेंस इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश ने स्टेट कैटेगराइज अंडर हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में 3। Which scheme was launched in 2018 by Himachal Pradesh government to develop and promote untapped tourist destination in the state? तो नई राहें नई मंजिल, नई राहें नई मंजिल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास करंट अफेयर। 2025 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर गायत्री चक्रवर्ती सिप्वा को किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो था हमारे पास होलबर्ग पुरस्कार 2025। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2025 में FISU विनर विंटर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड इन जनवरी इन विच फॉर द फर्स्ट टाइम पैरा स्पोर्ट्स टुक प्लेस एज अ पार्ट ऑफ द मेन स्पोर्टिंग प्रोग्राम। तो वो अब कहाँ पर हुई थी, तो हमें ये बताना है। तो वो हुई थी हमारी, कहाँ पर हुई थी हमारी, वो हुई थी हमारे पास टर्निंग इटली में, ट्यूरिंग इटली में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच की टेस्ट वाज कंडक्टेड बाय इसरो ऑन 28 March 2025 टू एडवांस इट्स सेमी क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट। कौन सा टेस्ट किया गया था? कोल्ड फ्लो टेस्ट फॉर क्रायोजेनिक लाइंस, बूस्टर कंबक्शन एनालिसिस, फ्लाइट टेस्ट ऑफ द कंप्लीट लॉन्च व्हीकल, हॉट टेस्ट ऑफ द इंजन पावर्ड हेड टेस्ट आर्टिकल। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। इंडिया की रैंक क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास इंडिया की रैंक 10th। देखिए यहाँ पर करंट अफेयर में इंडेक्सेस से भी क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कौन? कमीशन। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी? 10th। नेक्स्ट आता है स्टैटिक जीके से निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा बांध और भागीरथी नदी पर बहुउद्देशीय शिला और मिट्टी से बना बांध कौन सा है? Which of the following is the highest dam in India and a multi-purpose rock and earth filled dam on Bhagirathi River? तो वो है टिहरी। डी इज द राइट आंसर, टिहरी। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट में। नेक्स्ट आता है सोशल चेंज कैन डिफाइंड एज। सोशल चेंज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्यक्तिगत व्यक्तित्व में बदलाव, केवल समाज में आर्थिक बदलाव, केवल राजनीतिक संरचना में बदलाव, समय के साथ समाज में सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पैटर्न में स्थायी बदलाव। तो अगर हम देखें, अगर हम सोशल चेंज को करेंगे तो वो क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी होगा, परमानेंट चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर पैटर्न इन सोसाइटी ओवर टाइम। समय के साथ सामाजिक संरचना में बदलाव आना और कल्चर पैटर्न में भी बदलाव आना। तो ये थे हमारे पेपर्स के सारे क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।